दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था संसाधन के रूप में लोग, लेकिन वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए उसका अगला पार्ट मैं अब लेकर के आ रहा हूँ। जिन लोगों ने संसाधन के रूप में लोग का पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहला पार्ट देख लें। अगर आपको अच्छे से समझना है इकोनॉमी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज ये आपका दूसरा चैप्टर मैं कवर कर दूंगा, इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर लाऊंगा और जस्ट चौथा चैप्टर लेकर के आऊँगा। लगातार जब तक आपकी इकोनॉमी ख़त्म नहीं हो जाती मैं आपकी दूसरी बुक नहीं उठाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आज आपको इसके आगे का सारा पार्ट मैं कवर कराऊँगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। ये क्या है दोस्तों? आर्थिक क्रियाकलाप मतलब ये दोनों लोग किस तरीके, पुरुष और महिलाएं वहाँ पर किस तरीके से काम कर रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। याद होगा दोस्तों, जब मैं पिछली क्लास आपके ख़त्म किया था तो मैं दो लोगों के बारे में पढ़ाया था, एक शकल के बारे में और दूसरा क्या था, विलास के बारे में। शकल और विलास की मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी और इनके बारे में मैंने विस्तार से बताया भी था, और उन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। शकल और विलास जो थे दोस्तों वो दोनों फ्रेंड थे, लेकिन किसी कारणवश एक को जॉब मिल गई, दूसरे को जॉब नहीं मिली, एक गरीब रह गया, दूसरा अमीर रह गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसको थोड़ा सा देख लेना, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर कौन कैसे काम कर रहा था। दोस्तों मैंने आपको बताया था विलास जो था मछलियाँ बेचता था, शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। लेकिन आपको अच्छे से पता, हमारे यहाँ जो क्षेत्रक होते हैं वो तीन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? तीन प्रकार के क्षेत्रक हो गए। प्राथमिक के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? कृषि से संबंधित जितने भी काम होते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, कृषि से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों द्वितीय क्षेत्रक, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है? द्वितीय क्षेत्रक का मतलब दोस्तों जहाँ पर किसी चीज़ का विनिर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब कोई चीज़ बनाया जाता है। जहाँ पर कोई चीज़ बनाई जाती है वो किस क्षेत्रक में आता है? द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और जो हमें सेवा प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है, क्या देता है? सेवा देता है, वो किस क्षेत्रक में आता है? तृतीय क्षेत्रक में आता है। क्लियर दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, द्वितीय क्षेत्रक क्या होती है, तृतीय क्षेत्रक क्या होती है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या दे रखे हैं दोस्तों? विनिर्माण, सिर्फ विनिर्माण, मतलब कोई चीज़ जो वहाँ पर बनाई जाती है। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, पर्यटन इत्यादि। मतलब दोस्तों अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। तृतीय क्षेत्रक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेवा। आपको दोस्तों हर हाल में तृतीय क्षेत्रक और प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक याद रखना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक होता है बाजार क्रिया और दूसरा होता है गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बाजार क्रियाएं ऐसी चीज़, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, अगर उसे हम बेचने के उद्देश्य से करते हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ है अगर उसे हम बेचने के उद्देश्य से करते हैं तो बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और जो चीज़ बेचने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो चीज़ बेचने के उद्देश्य से नहीं करते हैं वो गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। गैर बाजार क्रियाओं में लाभ और हानि नहीं देखा जाता। ध्यान से सुनना दोस्तों, लाभ और हानि नहीं देखा जाता, लेकिन इसमें लाभ और हानि देखा जाता है। क्लियर? चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। ये दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया।
देखो, मैंने आपको बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसी चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा आपको ध्यान दिलाऊंगा, और जो फालतू चीज़ें दे रखी है एनसीईआरटी में उन चीज़ों के बारे में नज़र डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोस्तों, थोड़ा सा जनसंख्या की गुणवत्ता समझ लेते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता किस चीज़ से निकाली जाती है? साक्षरता दर से, जीवन प्रत्याशा से, स्वास्थ्य से, कौशल निर्माण इत्यादि चीज़ों पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर होती है। सबसे पहली चीज़ शिक्षा है। दोस्तों, अगर जैसे कि मैं आपको बताया था, शकल की आरंभिक जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन बिलास की अगर हम बात करें तो उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए वो क्या रह गया? पीछे रह गया। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, शिक्षा जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर लाइफ में आगे दोस्तों बढ़ना है तो शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर दोस्तों? चलो हम आगे आपको थोड़ा सा और बता देते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रयास है। किस चीज़ का प्रयास? ताकि सारे बच्चे, स्पेशली यहाँ पर एक बात कही गई थी दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो गरीब हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या हम कह सकते हैं 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, सरकार के द्वारा उन्हें बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री में दी जाएगी। क्लियर दोस्तों? और उसके बाद 2010 तक इनके जो अनुमान था, इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का था कि 2010 तक इसको हम पूरे तरीके से कवर कर। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आया, दोपहर का भोजन। आप लोग जो स्कूल जाते होंगे एक नाम सुने होंगे, मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मील का मतलब होता है दोस्तों दोपहर का भोजन। पहले क्या होता था दोस्तों, जो गरीब लोग थे अपने बच्चों को तो भेज देते थे स्कूल, लेकिन क्या होता था कि वो खाना वगैरह के लिए बड़ी उनको दिक्कत होती थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसीलिए उन्होंने तरह तरह की स्कीम निकाली, मिड डे मील इत्यादि योजनाएं निकाली, ताकि बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि जितने भी लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश आगे जाएगा। क्लियर दोस्तों? मैं 2-3 टॉपिक आपका और मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है दोस्तों, और जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। शिशु मृत्यु दर का दोस्तों मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो मर जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि 6 माह से पहले उम्र के जो बच्चे हैं जो मर जाते हैं, वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? जन्म दर के मतलब ये सारे चीज़ जो आंकड़ा निकाला जाता है दोस्तों, साल भर का निकाला जाता है, 1 साल का निकाला जाता है। ठीक है? तो 1 साल के अंतर्गत जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जन्म दर के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर। जिन लोगों को याद करनी हो यहाँ से याद कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से, सॉरी मैंने 6 महीने बताया था, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की जो मृत्यु से है, 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जन्म दर। जन्म दर का मतलब दोस्तों एक विशेष अवधि में, मतलब जैसे कि 1 साल में, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, कितने पे? 1000 व्यक्तियों के पीछे जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? शिशु जन्म दर या जन्म दर। और मृत्यु दर क्या होता है दोस्तों? ये भी क्या होती है? एक विशेष अवधि में, जैसे 1 साल में 1000 लोगों में, 1000 लोगों में यहाँ पे जन्म वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या है? मरने वालों में, मरने वालों की संख्या क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे मैं आपको दिखा देता हूँ बेरोजगारी। दोस्तों, बेरोजगारी जो है भारत की सबसे बड़ी समस्या। आज हमारे भारत देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन बेरोजगारी पाने का जो बेरोजगारी है क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ शिक्षित नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होंगे तो साफ सी बात वो बेरोजगार होंगे। ठीक है दोस्तों? इसको थोड़ा सा आपको किताब से देख लेना। दोस्तों देखो, जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी होती है 3 प्रकार की, एक मौसमी बेरोजगारी, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये स्पेशली दोस्तों गांव, शहर, हर जगह पाई जाती है। जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, ध्यान से सुनना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सीजन के अनुसार काम होना, सीजन के अनुसार काम होता है, बाकी महीनों घर पर बैठना पड़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी,
मतलब जहाँ ये हमें दिखाई नहीं देती है। दिखाई ना देने का मतलब क्या है, 5 लोगों की ज़रूरत हो, 10 लोग काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, पढ़ लिख करके लोग बेकार टहलते रहते हैं, पढ़ लिख करके यहाँ पे क्या टहलते रहते हैं, बेकार टहलते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ये आपको तीनों याद कर लेना है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज भी पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो, मैंने बताया। मानव पूंजी निर्माण, व्यक्ति के कामयाब जीवन स्वास्थ्य की क्या भूमिका, क्योंकि देखो दोस्तों इसको मैंने बताया नहीं था, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे। स्वास्थ्य का मतलब ये कि अगर मनुष्य, इनका क्वेश्चन क्या, अगर व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। दोस्तों इंसान जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही ज़्यादा वो डेवलप कर पाएगा। अगर स्वस्थ नहीं रहा तो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक और गैर आर्थिक बता दिया। महिलाओं को निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित। देखो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, लेकिन पुरुषों को कम वेतन, पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है, जो कि समाज के लिए बहुत गलत है। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, इत्यादि इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए आप हमें नीचे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रणाली के बारे में मैंने बता दिया। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हो, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी इत्यादि इन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम तीसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट पूरे तरीके से एंड हुआ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।